हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग ने अपना चैप्टर 10 डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कब बोल रहे थे, जब हमारे पास दो स्टेप्स हो रहे थे। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है। तो हमारे पास हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा था उसी का एलिमिनेशन होगा, तभी हमारे पास रिएक्शन क्या जाएगी हमारे पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो हमारे पास रिएक्शन कहाँ से चली जाएगी, हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। पहली रिएक्शन हमने देखी थी, हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही थी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल थी। रिवर्सिबल क्यों थी, क्योंकि हमारे पास हेमी एस्टर लिंक का, हेमी एस्टर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है। अब इसका रीजन मैंने बताया था क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि हमारे पास देखिए जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 720 किलो जूल पर मोल। पर हमारे पास जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 350 किलो जूल पर मोल। अगर हमारे पास दो ऑक्सीजन बॉन्ड भी हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 700 किलो जूल पर मोल। तो स्टेबल कौन सा है, हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर, मतलब कि रिएक्टेंट में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, स्टेबल है कंपेयर टू प्रोडक्ट। इसलिए हमारे पास बैक डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन जाती है। और हमारे पास ये इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल, तो हमको फिर से क्या मिल जाता है, रिएक्टेंट। ओके, फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप होता है तो हमारे पास किस टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, हमारे पास किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। हमने अच्छे लिविंग ग्रुप देखे थे, Cl माइनस, OR माइनस, RCO माइनस। ठीक है, फिर हमने इनको पीके के बेसिस पे हमने कंपेयर किया था कि कौन सा ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जिसमें हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है वही क्या होगा हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप। फिर हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन या कुछ हमने सिंपल सी रिएक्शन देखी थी, इसकी मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट किस केस में स्टेबल होता है, किस केस में स्टेबल नहीं होता है। यहाँ से Me माइनस का हमने देखा था कि एलिमिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, CH4, और जो कि अच्छा एसिड नहीं होती, इसकी पीके कितनी होती है, अराउंड हमारे पास 40 के अराउंड होती है। यहाँ पे हमारे पास OET माइनस लिविंग ग्रुप एज अ वर्क कर सकता है, पर यहाँ पे क्या पहले से क्या अवेलेबल है, Cl माइनस। ठीक है, तो HCl क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू इथेनॉल, इसलिए हमारे पास लीव क्या करेगा, हमारे पास Cl माइनस, ना कि हमारे पास OET माइनस लीव नहीं करेगा। देन हमने पीके के बेसिस पे देखा था कि हमको कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे Cl माइनस के करस्पॉन्डिंग हमको HCl मिल रहा है, ये हमारे पास एक्सलेंट लिविंग ग्रुप है। जबकि R माइनस के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, एल्केन, जो कि लिविंग ग्रुप नहीं है, जिसकी पीके अराउंड कितनी होती है, अराउंड 40 के आसपास। देन हमने एमीन्स की रिएक्शन देखी थी एसिड क्लोराइड से। अब एसिड क्लोराइड के साथ हमने अमोनिया की रिएक्शन कराई तो हमको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। ठीक है, अब ये सारी रिएक्शन हमने, इस मैकेनिज्म हमने डिस्कस की थी, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास दो रिएक्शन है, एस्टर से अमाइड और अमाइड से एस्टर। अब कौन सी रिएक्शन हमारे पास फेवरेबल होगी, हमको एस्टर से तो अमाइड मिल रहा था पर अमाइड से एस्टर नहीं मिल रहा था। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में देखा है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं अभी देखा है तो पहले आप लास्ट लेक्चर जाके देखिएगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक, क्योंकि मुझे आगे भी डिस्कस करना है। और फिर हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए थे किसके बेसिस पे हमारे पास कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं, स्टार्ट। नॉट ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर इक्वली रिएक्टिव। ठीक है, अब देखिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या था, R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नॉट ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर इक्वली रिएक्टिव। इसके डेरिवेटिव क्या हो सकते हैं हमारे पास, एसिड क्लोराइड हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, एनहाइड्राइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, और क्या हो सकता है, अमाइड हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव हुए हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि सारे क्या है, इक्वली रिएक्टिव नहीं है, सही बात है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है
वो अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक साइड क्या है हमारे पास, कार्बन जो सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए सारे केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक साइड इक्वली उतनी अच्छी नहीं मतलब होगी, किसी केस में अच्छी होगी, किसी केस में अच्छी नहीं होगी। अब वो हम कैसे डिसाइड करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ अभी देखिएगा कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी स्लो हो रही है। एसिड क्लोराइड से हमको मिल रहा है एसिड, ये रिएक्शन फास्ट है इवन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिड एनहाइड्राइड से हमको एसिड मिल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ रिएक्टेंट को बदला है, प्रोडक्ट सबसे केसेस में क्या है सेम है। यहाँ पे रिएक्शन स्लो है। नेक्स्ट केस में क्या है, एस्टर, एस्टर से एसिड मिल रहा है, पर कब मिल रहा है, जब हम हीट कर रहे हैं। और एमाइड से तो एसिड मिलना तो बहुत ही मुश्किल है नॉर्मल कंडीशन में, अनलेस हम बहुत ही देर तक हीटिंग करते हैं, मीन्स प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस करेंगे तो रिएक्शन तो होने ही वाली नहीं है, और प्रोलॉन्ग हीटिंग नहीं करेंगे तब भी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि हमारे पास एसिड क्लोराइड हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है, अमाइड क्या है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है। कोई रीजन तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एसिड क्लोराइड बस बहुत ही अच्छा रिएक्शन देने लगा, एस्टर से कम देने लगा। ऐसा क्या हो गया कि हमने यहाँ पे Cl से सब्स्टिट्यूशन किया, OAC से OR से ONH2 से, तो रिएक्टिविटी में इतना डिफरेंस आ गया। तो इसको समझने के लिए अगर हमको थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखना पड़ेगा, अगर उसको नहीं भी देखते तो मैं दूसरी तरह से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अमाइड में क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड नाइट्रोजन लोन पेयर। ये क्या है, हमारे पास कार्बोनिल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच की जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब जब भी एनर्जी गैप कम होता है तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, ओवरलैप होता है। अब जितना एनर्जी गैप कम होता है हमारे पास ओवरलैप उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब जो जब ओवरलैप होगा तो हमको एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, ठीक है। तो लोन पेयर हमारे पास कहाँ है, देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखिए ये जो ऑर्बिटल है, अब जहाँ पे लोन पेयर है, पहले कहाँ था, आइसोलेटेड नाइट्रोजन के सेंटर पे था, पर अब कहाँ है हमारे पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिल रहा है जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। अब जिसकी एनर्जी कम है तो वो क्या होगा, हमारे पास मोर स्टेबलाइज्ड है। तो लोन पेयर अब हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, बेटर सिचुएशन में प्रेजेंट है, बेटर सिचुएशन में प्रेजेंट है, ठीक है। बेटर सिचुएशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो कहाँ प्रेजेंट है, एक ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जो किससे मिला है, जब हमारे पास नाइट्रोजन सेंटर और कार्बन सेंटर ने ओवरलैप किया, उनके बीच इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुई, और एक हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जनरेट हुआ। अब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और कार्बोनिल सेंटर के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। अब इस सेंटर को देखिए, पहले अगर ये कंजुगेशन में नहीं होता तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता, और ऑक्सीजन पे क्या होता है हमारे पास, डेल्टा निगेटिव, ठीक है। पर अब देखिए यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव उतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कहाँ है, नाइट्रोजन सेंटर पर है और ऑक्सीजन सेंटर पर है, ठीक है। तो जो कार्बन सेंटर है इट इज नो मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड अच्छी है ही नहीं, तो हमारे पास अटैक ही यहाँ पे इस कार्बन सेंटर पे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा था कि एस्टर क्या है हमारे पास, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है हमारे पास, लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो कार्बोनिल सेंटर के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। अब जब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होगा तो इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिक साइड क्या होगी हमारे पास, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम अगर ओवरलैप से देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 2p ऑर्बिटल, कार्बन सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। एक तरह से हम इस एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, पर बेटर एक्सप्लेनेशन हमारे पास एमओटी थ्योरी सही है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाना चाहें तो ऑक्सीजन कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे कुछ आ रहा होगा। तो देखिए एनर्जी गैप क्या होगा, हमारे पास बढ़ गया। अब एनर्जी गैप बढ़ गया तो हमारे पास ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, ओवरलैप अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए, कि ये एनर्जी गैप कम होना चाहिए। अब एनर्जी गैप अगर बढ़ जाएगा तो ओवरलैप क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लेस कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। अब दिक्कत तो यही थी ना, कंजुगेशन ही तो सारी चीज़ें खराब कर रहा था। जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। अब कंजुगेशन कम होगा तो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी।
मतलब कि हमारे पास एस्टर क्या होगा, हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू अमाइड, ठीक है। यही इस अभी देखिए क्लोरीन के पास क्या होगा 3p ऑर्बिटल, ये तो हमारे पास और नहीं, मतलब इसके बीच और मतलब कार्बनिक सेंटर के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच और गैप ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ओवरलैप बहुत ही कम होगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, इस केस में हमारे पास सबसे कम डिलोकलाइजेशन होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होगा। और इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिलोकलाइजेशन है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा क्यों हो रहा था स्ट्रॉन्ग डिलोकलाइजेशन, तो हमारे पास क्या होगा लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज डिस्कस की है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आपने IR चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बेसिकली एक फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc रूट के बाई न्यू, ठीक है। मतलब हमारे पास न्यू बार क्या होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या दिखाती है कि हमारे पास बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यह किसके प्रोपोर्शनल है के क्या होता है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर कोई चीज कोई बॉन्ड जितना अगर स्ट्रॉन्ग होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए के की वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारे पास अगर कार्बोनिल सेंटर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखें, ठीक है, सबसे ज्यादा किस केस में आ रही है हमारे पास एसिड क्लोराइड के केस में, कम कम किस में आ रही है एमाइड के केस में। ऐसा क्यों है, अब देखिए हमको पता है कि कार्बोनिल डबल बॉन्ड अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या होती है डबल बॉन्ड से वीक होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पास क्या है डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा मीन्स यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। जबकि यहाँ पे हमारे पास डिलोकलाइजेशन सबसे कम है और ऊपर से हमारे पास Cl माइनस क्या लगाएगा अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और इस सेंटर पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करेगा, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, तो यहाँ पर बॉन्ड डिस्टेंस पहले से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी नॉर्मल कीटोन से भी हमारे पास ज़्यादा होगी। नॉर्मल कीटोन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अराउंड 715 सेंटीमीटर इनवर्स, ये नॉर्मल कीटोन होता है हमारे पास नॉर्मल कीटोन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी, ठीक है। तो मुझे पहले जब लगता था मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो कम रिएक्टिव होगा, मतलब कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होना चाहिए कम रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता, हमारे पास कई और सारे फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है हमारे पास सॉल्वेशन, पोलैरिटी, ये सब भी हमारे पास रीजन होते हैं जो हमारे पास गवर्न करते हैं हमारे पास रिएक्टिविटी को। सिर्फ बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि हमारे पास कौन सा बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा बॉन्ड कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर हम सिंपली यहाँ पे बॉन्ड्स की एनर्जी देखें तो यहाँ पे OH बॉन्ड क्या है हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग है और CC बॉन्ड क्या है सबसे वीक है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए हमारे पास कार्बन कार्बन से ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, इट शुड ब्रेक। पर क्या आपने कोई रिएक्शन देखी है आज तक जहाँ पे ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो? कोई रिएक्शन नहीं है देखी होगी आपने, क्योंकि हमारे पास CH3 अगर ये ब्रेक करेगा तो CH3 माइनस एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करना चाहिए, जो कि होता नहीं है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है मेथेन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड सबसे वीक है फिर भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि अदर रीजन भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्वेशन और पोलैरिटी। अभी ये बॉन्ड हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा हमारे पास पोलर बॉन्ड है, ठीक है। और पोलर बॉन्ड का क्या होता है हमारे पास सॉल्वेशन जैसे फैक्टर्स वर्क करते हैं और हमारे पास ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है, हालांकि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन एसिटिक एसिड द बॉन्ड स्ट्रेंथ आर सरप्राइजिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज OH बॉन्ड जो भैया ने बोला एंड द वीकेस्ट इज CC बॉन्ड, yet very few reactions of acidic acid involve breaking CC bond and its characteristic as an acid is involves breaking OH bond the strongest bond of them, ठीक है। The reason is polarization जो मैंने बोला polarization bond and solvation of ions play an enormously important role, ठीक है। तो हमने अभी इसमें इससे कंक्लूजन क्या निकला, हम सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेसिस पे हम रिएक्टिविटी को गवर्न नहीं कर सकते। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, पहला क्या होता है हमारे पास सॉल्वेशन ऑफ आयन, दूसरा क्या होता है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो OH बॉन्ड क्या होता है हमारे पास पोलर होता है, इसलिए क्या होता है हमारे पास इजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है O माइनस और H प्लस
ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, आपने इसकी रिएक्शन देखी होंगी, तो ये कभी भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाता है जब हमारे पास बेसिक कंडीशन होती है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाता है, हमारे पास बेस के प्रेजेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल ही अनरिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि रिएक्टिव अनरिएक्टिव नहीं होता है। हमारे पास जो अनरिएक्टिव होता है वो क्या होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ OH होगा, तो जब भी हम इसकी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बेस का काम क्या होता है, बेस या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए अमोनिया, तो अमोनिया क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है, और बेसिक कंडीशन है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, एस्टिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCO-। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, लोन पेयर, और ऑक्सीजन O- पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। अब जब अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो हमारे पास रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ RCOH, ये क्या हमारे पास एसिड, रिक्वायर्स अ लिविंग ग्रुप लाइक OH-। ठीक है, OH- जब लिविंग ग्रुप वर्क करेगा तभी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एडिशन और एलिमिनेशन। द pK ऑफ वाटर इज अबाउट 15। ठीक है, जब OH- एज अ लिविंग ग्रुप करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, H2O। तो हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या होगा, मतलब कि इसकी पीके कितनी है, 15। ठीक है, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है, पर हाँ हो सकता है। सो एसिड शुड बी एज इलेक्ट्रोफिलिक और एज एस्टर। ठीक है, तो हमने देखा था कि एस्टर की रिएक्शन तो हो रही है अमोनिया से, ये वाली रिएक्शन तो हो रही है हमारे पास, पर एसिड की रिएक्शन अमोनिया से नहीं हो रही है। जबकि दोनों दोनों में हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या है, ROH, मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड मिल रहे हैं RH2O, इन दोनों की पीके क्या है हमारे पास, अराउंड सेम ही है। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास रिएक्शन जानी चाहिए, पर रिएक्शन क्यों नहीं जा रही है, उसका रीजन क्या है हमारे पास, OH- लिविंग ग्रुप वर्क ही एज अ लिविंग ग्रुप वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि OH- लिविंग ग्रुप की तरह वर्क कर जाए और हमारी रिएक्शन जैसे एस्टर में हो रही थी वैसे होनी चाहिए, पर हमारे पास जो बेस है वो क्या कर रहा है, एस्टिक प्रोटॉन को स्टार्ट कर दे रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम एसिटेट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, अब लोन पेयर जब अटैक करेगा तो उसको क्या दिखेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे बेसिक कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं हम एसिड कैटालिसिस कैसे हमारे पास रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, कैसे हमारे पास कार्बोनिल एसिड कार्बोनिल की हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्शन है एस्टर की, इसमें हमने सिंपली H2O से रिएक्शन कराई और हमने एस्टर की रिएक्शन कराई H2O से इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, ये स्लो होती है। ठीक है, तो यही हमको देखना है कि एसिड हमारे पास एज अ कैटलिस्ट कैसे वर्क कर रहा है, इसके मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो लास्ट चैप्टर 6 में हमारे पास हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो H+ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक और एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, द पीके ऑफ प्रोटोनेटेड एस्टोन इज -7। ठीक है, जब हमारे पास नॉर्मल एस्टर की पीके देखें तो कुछ होगी, बट जब ये प्रोटोनेट हो जाता है तो उसकी पीके कितनी होती है, -7। फॉर एग्जाम्पल इवन 1m HCl वुड प्रोटोनेट ओनली 1 in 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रोटोनेट हो रहा है, तो ऐसा क्या हो गया, हमारे पास रिएक्टिविटी ऐसे कैसे बढ़ गई, पर ऐसा नहीं है। एक मॉलिक्यूल भी यहाँ पे हमारे पास बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब हमारे पास जिसकी रिएक्टिविटी बढ़ी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब जैसे ही हमको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल में, जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट की मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारे पास कन्वर्ट हो रही है, तो हमारे पास जो अगला रिएक्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट होगा और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। हालांकि एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास पहले सिर्फ प्रोटोनेट हुआ है, पर इससे मतलब नहीं है हमको, एटलीस्ट एक तो प्रोटोनेट हुआ ना, एक तो जाएगा प्रोडक्ट में, फिर धीमे धीमे सभी जाएंगे। जब एक जाने लगेगा ना तो धीमे धीमे सभी जाने लगेंगे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन का लोन पे हमारे पास H+ पे अटैक करेगा। ठीक है, OH+ हो गया। अब देखिए इसकी इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे क्या आ गया प्लस चार्ज।
अब प्लस चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल Nu- को क्या करेगा, बेटर अप्रोच कर सकता है, क्योंकि माइनस प्लस के बीच क्या होता है, बेटर इंटरेक्शन, तो Nu- आपका क्या करेगा, बेटर अटैक। अगर आपके पास दो ऑप्शन होते, पहला केस जब हमारे पास एसिड प्रेजेंट नहीं है, दूसरा केस जब हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, तो बेटर रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास एसिड प्रेजेंट है। क्यों, रीजन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, रीजन क्या है हमारे पास, ड्यू टू, अगर आपसे पूछे कोई क्यों एसिड के प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल सेंटर, राइट। तो हमारे पास इजीली अटैक हो गया और हमको ये इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना है, हमको रिएक्शन किससे देखनी है, एस्टर से, ठीक है। सब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एसिड का हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ROH का अटैक हो गया, ठीक है। बेसिकली हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देख रहे हैं, एसिड से हमको एस्टर फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। ROH का अटैक हुआ, हमारे पास OR हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बेस क्या करेगा, हमारे पास H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे क्या होगा, टेट्राएडेनल इंटरमीडिएट। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये क्या है हमारे पास, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इसलिए आप देखिए हमारे पास रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे इसके देखते हैं, ठीक है। ये हमको इंटरमीडिएट बना, ये वाला टेट्राएडेनल इंटरमीडिएट बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो OH होगा, OH- अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा कंपेयर टू H2O, ठीक है। H2O हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि हमारे पास इसकी पीके क्या है, हमारे पास ज़्यादा, मतलब कि कम पीके होती है, ये क्या होता है, मोर एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे OH क्या होगा, हमारे पास H+ ले लेगा, H2O ले लेगा, और ऑक्सीजन का लोन बेस को क्या करेगा, निकाल देगा सिस्टम से, लास्ट में क्या होगा, H+ निकल जाएगा, बेस ले लेगा, और हमको क्या मिल जाएगा, एस्टर, ठीक है। अभी ये जो बात की हमने सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात की, ठीक है, कि मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कि हमारे पास हमारे मन के हिसाब से रिएक्शन जा रही है, ठीक है, जो हम चाहते थे वही हो जाए, ठीक है, पर ऐसा तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या हो रहा है, मतलब OH ग्रुप क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन में जा रहा है, ये OR क्यों नहीं जा रहा है, इसमें ऐसी क्या खराबी है भाई, ये भी तो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये भी तो जाना चाहिए अंडर प्रोटोनेशन, बिल्कुल जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल जाएगा। पर आप ही सोचिए, अगर ये प्रोटोनेशन में चला जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, CH3 OH OH और OR H+। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH का लोन पेयर इसको निकाल देगा सिस्टम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OH+ OH, और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमारे पास CH3 वो OH। ये क्या है हमारे पास, ये तो एसिड है, ये तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, हमको फिर से क्या मिल गया, रिएक्टेंट मिल गया। तो इसीलिए तो हम रिवर्सिबल डायरेक्शन का एरो लगा रहे हैं भाई, कि मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट भी मिलेगा, मतलब कि इसके प्रोटोनेशन की भी हमारे पास उतनी टेंडेंसी है, ठीक है। पर हमको देखना कि हमको प्रोडक्ट किस तरह से मिल रहा है, प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब ऑक्सीजन का लोन पेयर, मतलब कि OH जो है वो प्रोटोनेशन में जाएगा, ना कि OR वाला लोन पेयर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले क्या OR वाला हमारे पास ग्रुप ये अंडर प्रोटोनेशन नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी जाएगा, पर हमारे पास रिएक्शन तभी होगी जब हमारे पास OH वाला लोन पेयर अंडर प्रोटोनेशन जाए, तभी हमारे पास रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी हमको क्या मिलेगा, एसिड टू एस्टर, अदरवाइज हमको क्या मिलेगा, एस्टर टू एसिड, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो मतलब कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हमारे पास रिवर्सिबल होता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, हाइड्रोलिसिस, या आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन एसिडिक कंडीशन इज रिवर्सिबल, ठीक है। और हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन सिर्फ एसिडिक कंडीशन में ही हो सकता है, बेसिक कंडीशन में नहीं हो सकता है, हालांकि हमारे पास मतलब कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। तो अभी हमने देखा एस्टर फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे पास रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो लेबोरेटरी में हम कोई भी रिएक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो दोनों डायरेक्शन में हो, मतलब कि वो हम नहीं चाहते कि वो रिवर्सिबल हो, क्योंकि ऐसा तो हम चाहेंगे नहीं कि हमको रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलना चाहिए पर प्रोडक्ट से फिर से रिएक्शन मिल गया, तो हमारे पास टाइम भी वेस्ट होगा, हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड भी कम होगी, ठीक है। तो हम रिएक्शन की रिएक्टिविटी को या इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास H2O प्रेजेंट है सिस्टम में, तो ये क्या कर सकता है, फिर से अटैक करेगा,
और हमारे पास फिर से क्या बना जाएगा, ये बैक डायरेक्शन में, फिर से बैक डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, तो एक दिक्कत तो हमारे पास क्या है, वाटर, एक दिक्कत क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर एक दिक्कत हमारे पास। ठीक है, जब तक हमारे पास वाटर सिस्टम प्रेजेंट होगा रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी है दूसरी। ठीक है, दूसरी क्या हमारे पास, दूसरा क्या हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ ROH। ठीक है, अब हमारे पास जब ये अटैक करेगा तभी तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ ROH शुड बी मोर। ठीक है, दो कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, पहले क्या, वाटर की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, दूसरी क्या होना है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ROH शुड बी मोर। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन ऑफ मतलब यहाँ पे एथेनॉल क्या है हमारे पास, 3 इक्विवेलेंट है। देखिए इसको हमने क्या लिया है, एक्सेस में लिया है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ROH इज मोर। अब ये पहली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें हम, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर शुड बी लेस। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। डिस्टिलेशन में सिंपली क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास रिएक्शन हो रही है वहां से हम वाटर को रिमूव कर दें। ठीक है, तो वाटर अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व, यही तो हमारे पास दिक्कत थी। अगर हमारे पास वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इक्विलिब्रियम को हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज रिवर्सिबल टू जस्ट एज ROH। ठीक है, तो हमने बोला कि दोनों ही हमारे पास सिस्टम से लीव कर सकते हैं। Okay. In fact, every step in the sequence from carboxylic acid to ester is in equilibrium, सही है, and the overall or equilibrium constant is 1। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होता है तो मतलब कि हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर है, अगर लेस देन 1 होता है मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि मोर है, इक्वल टू 1 है मतलब कि हमारे पास जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी है और उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन अच्छी कब होगी, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो, हाई हो। हाई होगा तो हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। In order for the reaction to be useful, it is therefore necessary to ensure that equilibrium constant is pushed toward the ester side, मतलब कि जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इन दिस रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल नो वाटर इज एडेड। ठीक है, मतलब कि यहाँ से वाटर निकाल लिया गया, एंड एक्सेस ऑफ एल्कोहल इज यूज, जो कि हमने बातें की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिला, एसिड टू एस्टर, और हमने क्या यूज़ किया, एथेनॉल। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आप अभी देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस की थी। हमारे पास क्या था, एसिड था, एसिड का क्या हुआ, प्रोटोनेशन, फिर यहाँ हमारे पास क्या है, एथेनॉल, यहाँ पे क्या है, ETOH। ठीक है, इसका फिर अटैक होगा, फिर हमको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फिर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से हमारे पास क्या जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, और हमको ये क्या मिल जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि हमारे पास एसिड, अभी इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन जो हमारे पास एसिड एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास रिवर्सिबल होता है। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये, इस प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन क्या निकला कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, या तो हम वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो एकदम कमी कर दें, मतलब कि इसको वाटर को हटा ही दें, तो एज अ सॉल्वेंट हम अगर इथेनॉल ले लें तो हमारे पास बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 इक्विवेलेंट एथेनॉल लिया है कि मतलब कि इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब एस्टर ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो हमारे पास इस कार्बोनिल एसिड सेंटर पे इसकी पॉसिबिलिटी, अटैक ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ETOH की। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, RCOOR। ठीक है, तो एसिड टू एस्टर हमको बनाना है इन एस्टिक कंडीशन में, वो है तो क्या रिवर्सिबल है, बस उस रिवर्सिबिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ली चैटेरिया प्रिंसिपल पढ़ा है, हम कैसे इक्विलिब्रियम को अपनी डायरेक्शन में फेवरेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं सारे इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, एसिड क्लोराइड, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, एमाइड। फिर हमने इसका रीजन देखा था, एमाइड लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पे नहीं होता है, बेसिकली वो इन्वॉल्व होता है अंडर कंजुगेशन, वो कार्बोनिल सेंटर के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक मैकेनिज्म, मतलब कि उसके थ्योरी पे देखा कि हमारे पास जो लोन पेयर है वो कहाँ पे जा रहा है, न्यू स्टेबलाइज्ड लोअर एनर्जी हमारे पास ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसके कारण हमारे पास क्या है, कंजुगेशन फेवरेबल है। फिर हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन, मतलब कि मान लीजिए एस्टर का केस होता है, तो एस्टर के केस में होता क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या होता लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में होता, तो ओवरलैप उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या है, एनर्जी गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एनर्जी गैप बढ़ेगा तो हमारे पास ओवरलैप क्या होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, तो हमको होमो लूमो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे।
फिर बेसिकली हमने स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे देखा हमारे पास कि हमने कंक्लूजन निकाला कि कहाँ पे हमारे पास डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, क्या वो एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हाँ वो एक्सपेरिमेंट के डेटा को भी फॉलो कर रहा था। फिर हमने देखा कि क्या हमारे पास क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने से क्या रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ही हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, जो मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला क्या पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, दूसरा क्या है हमारे पास सॉल्वेशन ऑफ आयंस। फिर लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक कंडीशन में हमारे पास रिएक्शन नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलेट एनायन बन रहा था। फिर लास्ट केस में हमने ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एसिड कैटालिसिस केस में हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर टू अदर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।